हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो सिलेबस है स्पेशली यूजीसी नेट पेपर वन का बहुत बड़ा है। और जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें, हर टॉपिक, हर चीज याद हो, एकदम रटी हो, तभी आपका पेपर पास होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो भी आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके और अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी अपने आंसर निकाल सकते हैं। और यही चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूं आज के सेशन में, जिसमें हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी के जून 2025 एग्जामिनेशन में पूछे हुए सवाल डिस्कस करेंगे। आइए फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, तो आपके लिए डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पे। अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज और पीवाई का उसका कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Adobe Acrobat is an example of proprietary product। तो देखो जी, जब हम बात करते हैं Adobe Acrobat की, तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है Adobe जिसे हम बोलते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोडक्ट है Adobe Acrobat। इसे आप नॉर्मली पीडीएफ व्यूइंग के लिए इस्तेमाल करते होंगे, आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा इसका। तो प्रोप्राइटरी का मतलब है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी जो है इस प्रोडक्ट की मालिक है, प्रोप्राइटर है, और वो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोडक्ट को निकाल रही है, चला रही है। इसके ऑपोजिट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो ओपनली ऐसे ही मार्केट में अवेलेबल है, जिसका कोई आपको पता नहीं चलेगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको बेच रही है या इससे कोई पैसे कमा रही है, ऐसा आपको नहीं पता लगेगा। तो ये ऐसा नहीं है, ये एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है जिसको एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है, प्राइवेट कंपनी जो है, वो यहाँ पे ओन करती है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये तो गलत हो जाएगा। लाइनक्स इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बिल्कुल लाइनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये बात बिल्कुल सही है। उबुंटू इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जी उबुंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्मवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, फर्मवेयर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फर्मवेयर में बेसिकली क्या होता है कि जब हार्डवेयर के ऊपर ही आपका कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो एम्बेड कर दिया जाता है, तो उसे फर्मवेयर बोला जाता है। जैसे जो भी आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, आपकी पेन ड्राइव ही है, तो पेन ड्राइव जो है वैसे तो हार्डवेयर है, बट उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से कनेक्शन बनेगा, तो इसको लेकर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह आपकी पेन ड्राइव में डले होते हैं। और जब आप पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो कई बार वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह भी होते हैं आपके कंप्यूटर में। तो इसे फर्मवेयर बोला जाता है, ये कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट बनेंगे वो ए, सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी? फायरवॉल, वॉर्म्स, की लॉगर्स और ट्रोजन। तो नेटवर्क सिक्योरिटी से हमारा क्या क्या जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहे हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, फायरवॉल की अगर हम बात करें, तो फायरवॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर का सिक्योरिटी का कंपोनेंट है कि बाहर के जो आपके नेटवर्क्स हैं, उनको कंप्यूटर के अंदर इंट्रूड नहीं करने देगा, आपके कंप्यूटर को बचा के रखेगा अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो फायरवॉल बिल्कुल आपका नेटवर्क सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो यही आंसर हमारा यहाँ पे बनना चाहिए। इसके अलावा जो आपके वॉर्म्स होते हैं, ये तो आपके कंप्यूटर को खराब करेंगे, हार्मफुल होंगे। की लॉगर्स भी कुछ ऐसे आपके एक तरीके के वायरस होते हैं जो आप की दबा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो फिर उससे पता लगाते हैं कि आपने पासवर्ड अपना कंप्यूटर पे क्या टाइप किया होगा। ऐसी ट्रोजन भी आपके एक तरीके के वायरस ही होते हैं। और यहां पे इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ साइंटिस्ट के नाम है और लिस्ट 2 में है उनकी इन्वेंशन। तो पहले साइंटिस्ट हमें दे रखे हैं टिम बर्नर्स ली। इनका नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा जब आपने वर्ल्ड वाइड वेब का टॉपिक पढ़ा होगा अपने कोर्स में। तो www के निर्माता हैं टिम बर्नर ली। तो ये आपका 4 से मैच होना ही होना, ये पक्का है। और ये मैचिंग आपने बना ली तो आपके सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही कट जाते हैं। इसके बाद फ्रेड कोहेन, शायद आपने इनका नाम नहीं सुना होगा। चार्ल्स बेबेज का नाम तो आपने पक्का से सुना होगा कि ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। तो सी आपका 2 से मैच होना चाहिए। और इसी से वैसे तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। फ्रेड कोहन जो है, ये आपके वायरस से जुड़े हुए हैं। बेसिकली वायरस से कैसे बचा जाए उनको लेकर काफी काम किया इन्होंने। और जॉन वॉन न्यूमन जो है, ये कंप्यूटर के किस तरीके से डिजाइनिंग हो, आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाए, उससे जुड़े हुए हैं।
ये मैचिंग आपकी ऑप्शन नंबर 1 में आ जाती है। तो अगर आपको 2 पता है तो उसी से सारी मैचिंग आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये कौन सी टेक्नोलॉजी एमर्जिंग नहीं है, यानी कि कौन सी लेटेस्ट नहीं है, कौन सी पुरानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इमर्जिंग है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी, बिटकॉइन, ये सब चीजें तो आप अभी सुन रहे हैं ना, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। 3D होलोग्राफिक इमेजिंग, तो 3D प्रिंटिंग भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, भैया अगर आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी है ना, जो कंप्यूटर्स के जनरेशन थे, कई बार एग्जामिनेशन में सवाल आता है, आपने कोर्स में भी अच्छे से पढ़ा होगा। तो दीज आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो बहुत बहुत पहले आए थे, कई साल पहले आए थे, ये कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 का यहां पे बनेगा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, रॉन्ग बतानी है आपको। OLED स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। तो बेसिकली जो आपके टीवी होते हैं या जो डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी होती है, कोई एलसीडी है, कोई एलईडी है, कोई ओएलईडी है, कोई एएमओएलईडी है, ये सब उसकी टेक्नोलॉजीज हैं। तो ओएलईडी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। तो बिल्कुल सही है आपका ए वाला पॉइंट। फास्टैग इज एन एग्जांपल ऑफ RFID। देखो जो फास्टैग है वो आप सभी के गाड़ियों में लगा होगा, और RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो फास्टैग को जो रीड किया जाता है, जो आपका टोल ऑटोमेटिकली खाते में कट जाता है, तो वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। तो ये वाली भी सही है। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एल्गोरिथम ऑफ डिजाइन। देखो CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग जो है उसे बोला जाता है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। RFID स्टैंड्स फॉर रैपिड फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये रैपिड नहीं आएगा, ये रेडियो आएगा। ओके, तो हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट बनेंगी वो C और D बनेंगी। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो यहां पे हमारे सामने अब सवाल है, अरेंज द एवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। तो जनाब सबसे पहले कौन सा है और सबसे बाद में कौन सा आया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो आपको बताना है जी। तो इनमें से सबसे पहले कौन सा आया था, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले इनमें से हमारे पास जो आया था वो फेसबुक आया था, ये 2004 के अंदर आया था। यूट्यूब आपका 2005 में आया था, और ट्विटर आपका 2006 में आया था। देखो ये सबसे पहले आए थे आपके, और मुझे लगता है कि इनको लेकर तो शायद आपको कंफ्यूजन रहा होगा, बट आपको ये तो जरूर पता होगा कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम तो रिसेंटली पॉपुलर हुए हैं, है ना। इंस्टा और टिकटॉक की बात पहले इतनी नहीं हुआ करती थी, अभी होनी शुरू हुई है। तो ये तो नए हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तो पुराने चल रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक है वो लास्ट में आने चाहिए, और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में ये लास्ट में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही आपका आंसर है। इंस्टाग्राम आपका आया था 2010 में, और टिकटॉक आपका इससे भी बाद आया था 2016, उसके बाद आया था आपका टिकटॉक। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि सारे साल जिसने घर से याद किए होंगे वही आंसर कर सकता है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाने की कोशिश कर सकते हैं, सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या कह रही है, उसके हिसाब से भी कई बार हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाता है। चलिए सवाल है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। काली ल्यूनेक्स इज अ फ्लेवर ऑफ लाइनेक्स ओएस। अब देखो ये लाइन पढ़ के शायद आपने ये तो पढ़ा होगा कि लाइनेक्स एक ओएस होता है, और ये काली लिनक्स के बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। फ्लेवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको शायद इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देखो मजे की बात यह है कि हमें दो रॉन्ग पकड़नी है। तो अब दो पकड़नी है तो कुछ सही है कुछ गलत है, ऐसा नहीं हो सकता सारी रॉन्ग है या सारी सही है। तो ये चीज हमें फायदा करेगी आंसर निकालने में। वी कैन यूज मैकिंटॉश ऑन लाइनेक्स ओएस ऑल्सो। ये मैकिंटॉश तो पता होगा ना आपको, मैकिंटॉश मतलब मैक। मैक मतलब कौन, याद आया, मैक ओएस। मैक ओएस किस पे चलता है, आपकी मैकबुक पे चलता है। एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसे मैकबुक बोलते हैं ना। तो मैक का जो ओएस है वो लाइनेक्स पे आप चला सकते हैं, ऐसा कह रहा है। तो जनाब ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे पे कैसे चला सकेंगे, ये तो गलत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद अगर हम बढ़े आगे, विंडोज सरफेस इज डेवलप्ड बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। जनाब विंडोज किसका है, इंटेल का कि माइक्रोसॉफ्ट का। सर माइक्रोसॉफ्ट का, इंटेल का थोड़ी है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है।
एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन लाइनेक्स ओएस, ये तो आपने पक्का पढ़ा होगा कि जो आप एंड्रॉइड यूज करते हो अपने मोबाइल फोन में वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना हुआ है, ये तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक में पक्का पढ़ा होगा, तो ये वाला तो सही है। अब देखो हमें पता है कि भाई सी तो पक्का पक्का से गलत है और डी तो पक्का पक्का से सही है, ठीक है, तो डी सही है तो डी तो गलत आपका हो नहीं सकता, और सी पक्का से गलत है, तो आप 3 और 4 में से आपको चूज करना है कि सी के साथ और कौन सा गलत है। देखो ए वाले के बारे में हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, बट बी वाले का हमें पता लग गया था कि यार ये जो मैक ओएस और लाइनस ओएस है ना, ये अलग अलग है, तो एक दूसरे पे यूज करना गलत होगा, और ये गलत है भी, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बनेगा। द प्रोसेस ऑफ टाइपिंग कैप्चास इज अ वेरिएशन ऑन, देखो इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस तो दिए हुए हैं, ट्यूरिंग टेस्ट, टर्नर टेस्ट, एफ टेस्ट और टी टेस्ट। एफ टेस्ट और टी टेस्ट तो स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं, इसमें नहीं आने चाहिए, फिर भी कैप्चा की फुल फॉर्म आपको अगर पता है, जो भी फुल फॉर्म्स है आईसीटी के आपके जैसे कोर्स में भी कवर्ड हैं, और आपने फुल फॉर्म्स भी पढ़े होंगे सारे आईसीटी वाले जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसमें कैप्चा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहती है। कैप्चा की फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल ह्यूमन एंड कंप्यूटर अपार्ट। तो ये कैप्चा आपको डालना पड़ता है आप जब भी अपना लॉगिन कर रहे होते हैं कहीं पे, तो ये आपका आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कोई कंप्यूटर लॉगिन कर रहा है या कोई इंसान लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो कैप्चा इसीलिए डाला जाता है, इट इज बेस्ड ऑन ट्यूरिंग टेस्ट, इसके फुल फॉर्म में भी ट्यूरिंग आता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए अब सवाल है, अरेंज द गिवन डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर ईयर ऑफ लॉन्च, तो कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया ये आपको बताना है। ई ज्ञान कोश, पीएम ई विद्या, एनपीटीईएल, ई पीजी पाठशाला और स्वयं, ये सब नाम तो आपने जरूर सुने होंगे, ये मुझे लगता है कि हाँ ये तो पक्का पक्का से आपने सुने होंगे, और अगर आप कुछ आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे होंगे तो रिसेंट वाले तो आपको पता होंगे कि सर रिसेंट में कौन कौन से आए हैं, रिसेंट में कौन कौन से आए हैं जी। रिसेंट की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होगा कि जो आपका पीएम ई विद्या है वो अभी कुछ साल पहले ही आया था, कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ पीएम ई विद्या, तो ये वाला जो है आपका रिसेंट होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्वयं प्लेटफॉर्म है हमारा, मूक वाला जो प्लेटफॉर्म है वो भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है, वो भी हमारा रिसेंट में ही आना चाहिए। और इसके बाद एनपीटीएल की बात करें तो ये तो बहुत पुराना है, ई ज्ञान कोश और ई पीजी पाठशाला जो है वो इसके बीच में शायद कहीं लाए करने चाहिए। ऐसे ही आप सोचिए, आपको ईयर नहीं भी पता तब भी शायद आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो एनपीटीईएल हमारे पास क्या बन रहा है, 2003 में बना था। ई ज्ञान कोश इग्नू वाला जो है आपका, ये आपका 2005 में बना था। पीएम ई विद्या की बात करें तो ये 2015 में आया, सॉरी पीएम ई विद्या तो आपका भी रिसेंट आया था 2020 में, ई पीजी पाठशाला आपका 2015 में आया था, और स्वयं जो है वो आपका 2017 में आया था। और अगर आप इससे सीक्वेंसिंग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी सीक्वेंसिंग मुझे लगता है बनी चुकी है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए तो जनाब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, स्वयं प्रभा, शार्क टैंक, कृषि दर्शन और शक्तिमान, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। स्वयं प्रभा क्या है जी, एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम से मैच कर दो। शार्क टैंक, शार्क टैंक तो बिजनेस रियलिटी टीवी सीरीज हो गई, 3 से मैच कर दो। कृषि दर्शन, कृषि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोग्राम है। शक्तिमान, बच्चों का, किड्स का प्रोग्राम है। तो बहुत ही इजी सवाल है ये, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखे हैं। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ ई रिसोर्सेज हैं और लिस्ट 2 में आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और सबसे पहला ई रिसोर्स हमारे पास है ई जर्नल, फिर है ई बुक्स, फिर है ई जाइन और फिर है आपके सीडी रोम। तो देखो जी, ई जर्नल, ई बुक और ई जाइन आपको काफी सिमिलर से लग रहे होंगे और शायद आपको मैचिंग करने में दिक्कत आए, तो सबसे अलग कौन सा है, सीडी रोम है ना, सीडी रोम सबसे अलग है, तो सबसे पहले इसी को पकड़ते हैं क्योंकि इसका जो मैचिंग होगा वो सबसे अलग से होगा। अगर हम ऑप्शंस पे एक बार डालें नजर, अगर हम अपने डिस्क्रिप्शंस को एक बार देखें तो सबसे पहला दे रखा है यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, तो सीडी के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, है ना, तो डी आपका 1 से मैच होना चाहिए। बाकी अगर आप देखोगे 2, 3, 4 सीडी हार्डवेयर होता है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है ना, तो सीडी कोई मैगजीन भी नहीं होता, ये ऐसा भी नहीं होता कि इसे सीडी को कोई पब्लिश कर रहे हैं डिजिटली, तो सीडी रोम तो हमारे डाटा स्टोर के लिए इस्तेमाल होती है, तो डी तो आपका 1 से मैच होगा। ये चीज आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए और इसी चीज से आपकी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन से नजर हट जानी चाहिए कि आपको 1 और 3 में से ही चूज करना है।
चलिए अब देखते हैं कि 1 और 3 में से कौन सा चूज किया जाए। अब 1 और 3 में बी तो दोनों में 3 से ही मैच होगा। बी बोले तो आपके ई बुक, ई बुक को बोला गया इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसने बोल दिया, इसने मैचिंग कर रखी है। अब होता है कि नहीं होता, अब इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सी और डी जो है, आई थिंक सॉरी, सी और ए पे नजर डालनी चाहिए क्योंकि उसी की सारी कहानियां बची हुई है। ई जर्नल और ई जाइन, ई जर्नल को किससे मैच कर सकते हैं देखते हैं। पब्लिश्ड ऑन द वेब एज वेल एज इन डिजिटल फॉर्मेट। और हमारे पास फोर्थ है, कैन बी यूज टू स्टोर आर्टिकल्स ऑन अ फाइल सर्वर इन द फॉर्म ऑफ अ मैगजीन। तो देखो जी, यहाँ पे जो ई जाइन है बेसिकली ई मैगजीन का शॉर्ट फॉर्म है, तो ये मैच होगा आपका 4 से। और ई जर्नल जो है वो आपका मैच होगा 2 से। और इससे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आप अपने आंसर के काफी करीब यहाँ पे पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन। तो आपने जरूर सीखा होगा कि जरूरी नहीं है कि आपको सारे सवाल आते हों, सारे फैक्ट्स आपको याद हों, सारे ईयर्स आपको याद होने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे और एलिमिनेशन मेथड को भी अप्लाई करेंगे तो काफी सारी चीजें आपको ना आते हुए भी आप अपने आंसर्स पे आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।